हेलो दोस्तों। कैसे हो सब आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा फिजिक्स के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमारी यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है हमारी। यूनिट नेम इज यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है हमारी फिजिक्स में, यानी कि 12th की जो फिजिक्स है उसकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। जो इलेक्ट्रो होता है उसका मतलब होता है दैट मीन्स चार्ज, उसका मतलब होता है चार्ज। और भी जो स्टैटिक होता है तो स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? एट रेस्ट। तो यानी कि ओवरऑल मिला के जो बात आई है हमें ये समझ में आ गया कि चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जहां पर हम चार्ज की रेस्ट पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी in which we study about the charge about the charge at rest. Charge at rest is called electrostatics, is called electrostatics। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मतलब होता है एक्चुअली वो होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मैटर होता है एक्चुअली हमारे पास, जैसे हमें पता है कि मैटर जो होता है, अभी यहाँ से मैटर के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि मैटर, कोई भी मैटर होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब मैटर मतलब मैं बात कर रहा हूँ पदार्थ की, है ना, उस पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ जो मैटर होता है हमारे पास में बेसिकली। वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? उसमें हाँ, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मास, ठीक है, और दूसरा होता है चार्ज। कोई भी जो पदार्थ होता है या कोई भी मैटर होता है वो दो चीजों से बेसिकली मिलकर बना होता है। दो चीजें उसमें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है मास और दूसरा होता है चार्ज। अब मास क्या होता है ये चीज हम समझते हैं, तो सबसे पहले मास को समझने की कोशिश करेंगे। मास क्या होता है? ये होता है इनहेरेंट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मास। ठीक है, कोई भी बॉडी होती है इस दुनिया में, जब भी वो आती है तो वो क्या अपने साथ क्या लेके आती है? एटलीस्ट मास। कोई भी चीज होती है तो अपने उसके साथ में क्या होता है? एटलीस्ट मास होता है, सिवाय रेडिएशन के, दैट मीन्स लाइट के सिवाय जो भी चीज दुनिया में है सभी के पास मास होता है। तो मास क्या होता है? इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि उसके साथ वो स्टार्टिंग से ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो होता है इसमें जो चार्ज होता है, चार्ज भी क्या होता है? चार्ज भी किसी बॉडी के साथ उसी तरीके से होता है जिस तरीके से मास होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो इनहेरेंट। ये भी क्या होता है? इनहेरेंट होता है। ठीक है, मतलब ये भी उसके साथ इनहेरेंट होता है, मतलब ये जन्म से उसके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि बाद में आता है, तो ये उसके साथ ही होता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे चार्ज, क्योंकि भी चार्ज हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, तो चार्ज का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच it produce electric and magnetic effect, due to which it produce electric and
मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट जनरेट करता है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें यानी कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चार्ज। ठीक है भाई, तो चार्ज, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल क्यू भी हो सकता है, और आप इसमें क्या ले सकते हैं, और इसको आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये होता है हमारा चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, ये वाला है ना, ये वाला है, इस तरीके से एक वायर है, हमने इस वायर में लगा दिया एक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी हो गई ये वाली, है ना। तो यहाँ से जब इसमें हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब करंट इसमें फ्लो कराएंगे, तो क्या होगा भाई, ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि अभी इसके अंदर कौन चल रहा है, इस वायर के अंदर किसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, तो किसकी वजह से फ्लो कर रही है, चार्ज की वजह से। ठीक है, इसमें चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो करंट होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज का फ्लो होगा उसकी वजह से ही क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट बनेगी। ठीक है ना, अगर फ्लो नहीं होगा तो करंट वहां पर नहीं बनेगी। अब जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा आपको, कि भाई जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट का, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। अगर किसी बॉडी में चार्ज का फ्लो जीरो है, ठीक है, यानी कि चार्ज जो है आप उसको जीरो मान लो, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर चार्ज कहीं पे कांस्टेंट होता है तो हमें पता होता है करंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये भी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू। क्यू जो है चार्ज है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कांस्टेंट होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा वहां पे, जीरो। इसका मतलब ये है कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर हमारे पास एक ये कंटेनर मतलब एक कंडक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें चार्ज फ्लो करेगा इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अगर चार्ज यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें करंट चल रही है। अगर चार्ज ऐसे है कि भाई ये कंडक्टर है, तो इसमें चार्ज जो है एक ही पॉइंट, मतलब इसके सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, सपोज दैट यहाँ चार्ज रिसाइड कर रहा है, ठीक है, इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ चार्ज क्या होगा, यहाँ हो जाएगा चार्ज कांस्टेंट, मतलब उसका जो फ्लो होगा वो जीरो रहेगा, मतलब फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज। तो भाई जब भी करंट प्रोड्यूस होती है तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अगर चार्ज फ्लो करेगा तभी जाके क्या हो सकता है, तभी वहां पे करंट फ्लो होगी, अदरवाइज वहां पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसलिए हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चार्ज से क्या, एक तो देखो चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, चार्ज के फ्लो ने करंट बनाई। अब हमें पता है कि जो करंट होता है, ठीक है, करंट जो होता है वो सोर्स होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो भी बनता है किसकी वजह से, करंट की वजह से। ठीक है, और करंट किसकी वजह से बनती है, चार्ज की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। ठीक है, तो यहां हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि देखो भाई जो करंट होता है, ठीक है, करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाला बायो सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा है, वो सब चीजें आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो क्या होता है, ये होती है करंट। करंट किसकी वजह से बनती है, ये बनती है चार्ज की वजह से, है ना। तो भाई यहां से हम ये चीजें समझ सकते हैं कि भाई चार्ज ने क्या बनाया, करंट, करंट ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि दोनों इफेक्ट इसने शो कर दिए। कौन कौन से इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी। तो यहां मैं बना के लिख देता हूं, देखो ये वाला हमारा एक नोट पॉइंट हो जाएगा। इसने क्या क्या बना दिया, देखो चार्ज ने किसको बनाया, करंट को। ठीक है भाई, तो करंट से हमने क्या बना फिर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों चीजें,
ये कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, और ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दोनों चीजें, ठीक है, तो चार्ज जो है दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं कि जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला ऑफ चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको समझने के लिए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल Q इक्वल टू एन पी प्लस एन, ठीक है, एन पी माइनस सॉरी एन ई इंटू ई। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे हम किसी भी बॉडी पे चार्ज बता सकते हैं। कोई भी बॉडी होती है उस पर कितना चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिव चार्ज है। एनपी जो होता है स्टूडेंट ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है भाई, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ये, ठीक है ना, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। और एन ई जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको हम यहाँ पे लेते हैं। अब अगर हम बात करें ई की, ई को बोलते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव होता है और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इतने कूलम्ब, ठीक है, तो ये होता है। तो फॉर प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या होता है ई पॉजिटिव, फॉर इलेक्ट्रॉन ई क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन जो ई होता है हमारा वो क्या होता है भाई, निगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से हम इसको, ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा उसमें और आगे चलते हैं, चीजों को और थोड़ा डेप्थ में लेके जाते हैं। इसमें हम कुछ डिफरेंट केस स्टडी करते हैं। तो हम लेते हैं केस 1, ठीक है जी। केस 1 में इफ एनपी इक्वल टू एन ई, यानी कि हमारे पास कोई बॉडी ऐसी है जिसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या आएगा भाई, वहां पे आएगा Q इक्वल टू एन पी माइनस एन ई। एन ई की जगह मैं एन पी यूज कर सकता हूँ इंटू ई। इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना आएगा, Q इक्वल टू 0 इंटू ई मीन्स आएगा 0, यानी कि यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 0। भी अगर कहीं पे चार्ज 0 होता है तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, सो दिस बॉडी विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है जी। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास ना एक बॉडी है ये वाली, इसको मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसमें निगेटिव चार्ज है। तो दोनों चार्ज हमारे पास इक्वल हो गए, जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस वाला चार्ज है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो एन ई इक्वल टू हो गया एन पी के। जब एन ई एन पी के इक्वल आएगा तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूं मैं कि चार्ज कितना हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब लेता हूं मैं केस 2 यहाँ पे। तो केस 2 में क्या होता है भाई, उसमें होता है इफ एन पी ग्रेटर देन एन ई। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब होता है जो चार्ज आएगा ओवरऑल एन पी माइनस एन ई इंटू ई, ये जो चार्ज आएगा ये कैसा होगा, ये चार्ज होगा हमारे पास पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा ये, पॉजिटिव चार्ज। तो भाई इसका मतलब है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचर इसका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये बॉडी कैसी हो गई हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है जी। यहाँ से इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में चले गए हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे कैसा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब भाई इस बॉडी ने, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर दो बॉडी थी, ये वाली एक बॉडी ए थी हमारे पास, इस तरीके से हम ले रहे हैं इसको, और एक दूसरी बॉडी क्या आती है हमारे पास में बी। यहाँ से समझ लेते हैं इसको,
ठीक है, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। इसका मतलब यहां से चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, तो ए बॉडी से बी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इस वाले पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव। अब भाई मैं बता रहा हूं कि क्या निकल के जा रहे हैं यहां से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इन, यहां पे नोट बना के लिख देता हूं, इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी the mass of body will decrease, mass of body will decrease। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब कुछ ना कुछ मास तो निकल रहा है ना भाई यहाँ से। अगर आप देखो क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मास यहाँ पे इसमें से डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता ही होगा कि जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होती हैं बता सकते हैं आप मुझे? इसमें होता है पॉजिटिव प्रोटॉन, क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, बाहर। यहाँ कौन घूमते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बीच में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज में हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से भाई क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई है मास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। जो हमारे पास केस थर्ड आता है, तो स्टूडेंट केस थर्ड में हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है एक्चुअली, इफ एन ई, ठीक है, ग्रेटर देन एन पी, देन जो हमारे पास Q इक्वल टू एन पी माइनस एन ई इंटू ई, ये वाला जो है टर्म, तो ये कितना आएगा, इंप्लाइज दैट ये वैल्यू जो आएगी आपके पास में, ये आ जाएगी भाई, ये निगेटिव आएगी। क्या है ये, निगेटिव। ठीक है, क्यों निगेटिव आएगी, क्योंकि भाई इस बार जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है इस बार। ठीक है, तो ये वाला सपोज दैट अगर ये एनपी कितना है, एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल एनपी मैंने लिया 3, एन ई ले लिया मैंने कितना, 5, तो यहाँ पे कितना आएगा चार्ज आपके पास, तो ये हो गया 3 माइनस 2 इंटू, सॉरी 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 इंटू ई कितना आएगा, -2 ई। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया भाई, निगेटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, ये चार्ज प्रोड्यूस होगा निगेटिव। बताओ यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या, है ना? ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये कैसी होती है, निगेटिवली चार्ज बॉडी। सो दिस will be negatively charged body, negatively charged body। तो कैसी बॉडी होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। निगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है, अभी मैं बताया था कि हमारे पास दो बॉडी है ये वाली। ठीक है, और भाई यहां से यहाँ इस बार क्या हो रहा है, सपोज दैट ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी बॉडी में। तो जब ए से बी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहाँ पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव, और इसमें कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, ये निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जनरेट होगा हमारा निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है भाई। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कोई चीज अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इंक्रीज होता है ना? तो इसका मतलब इन निगेटिवली चार्ज बॉडी, in negatively charged body, ठीक है, in negatively charged body the mass of body, the mass of body increases। तो इस केस में क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां तक हमें ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे, ये जो है हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भी चार्ज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है भाई, चार्ज तो आपको समझ में आ गया, जो बॉडी होती है हमारी वो किस तरीके से चार्ज होती है। ठीक है, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर ले रहा हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, तो पहले तो हम देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है। सबसे पहले हम इसका यूनिट ही ले लेते हैं। तो यूनिट क्या होता है चार्ज का, स्टैंडर्ड यूनिट होता है कूलाम। ठीक है, और सीजीएस में क्या होता है, स्टेट कूलाम। ठीक है भाई, तो ये दो इसका यूनिट होता है। ठीक है, और बिगेस्ट यूनिट भी लेते हैं फैराडे, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, उसको भी लिया जाता है।
अब बात करते हैं इसका डायमेंशन का। तो डायमेंशन क्या होती है भाई इसकी, चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी। कैसे निकालते हैं इसको, आपको पता है आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, यहां से जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी आई इंटू टी, यानी कि आई तो होता है ए, यानी कि करंट की जो डायमेंशन होती है ए, और टाइम की क्या होती है टी। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि भाई क्यू की जो वैल्यू हो गई वो आई टी के इक्वल हो गई। तो आई का डायमेंशन ए और टाइम का टी, तो क्या डायमेंशन आ गई यहाँ से, ये आ गई डायमेंशन इसकी ए टी। ठीक है, अब कैसी क्वांटिटी है भाई ये, वेक्टर है कि स्केलर है बताओ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। एक पॉइंट हमें ये इसका समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ है इसका, अब बता सकते हो कि फंडामेंटल है ड्राइव्ड है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों है ड्राइव्ड क्वांटिटी, कोई बता सकता है। ठीक है, बताने के लिए क्या है इसमें, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई क्योंकि ये किस किस से बना है चार्ज, मतलब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इसमें करंट और टाइम के फॉर्मूले से ये ड्राइव हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ये ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास में होती है चार्ज। नंबर 5, ठीक है, तो इसके अंदर एक होता है चार्ज एग्जिस्ट इन द बॉडी ओनली विद मास। ठीक है, चार्ज मास के साथ ही हमेशा एग्जिस्ट करता है, बिना मास के चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नंबर 6, मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये होता है कि जो चार्ज होता है भाई वो बिना मास के नहीं रह सकता, लेकिन मास इसके बिना रह सकता है। ठीक है, आपने देखा वो जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी में एक खासियत होती है कि उनके अंदर क्या होता है भाई, उनमें चार्ज तो जीरो होता है लेकिन उनके अंदर मास होता है जरूर। लेकिन चार्ज जो होता है वो कोई ना कोई मास वाली बॉडी होगी जिसका आप चार्ज कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो यहां से आ गए हम एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मास। एक रिलेटिव फॉर्मूला होता है हमारे पास रिलेटिविटी का, एस टी आर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एम जाता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मास डायलेशन। ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि मास जो होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर, हाइयर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है अगर कहीं पे स्पीड बढ़ता है तो स्पीड के बढ़ने से मास भी बढ़ता है, लेकिन ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम होता है, तब जाके ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, ये मैक्रो लेवल पे नहीं होती हैं। नंबर 8, जो हमारा चार्ज होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड्स चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो भाई जो चार्ज होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो चार्ज इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 9, चार्ज, ठीक है, हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, तो चार्ज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चार्ज के अंदर होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये कहता है द चार्ज ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू द algebraic sum of all the remaining charge all the remaining charges present in the body। तो किसी भी अगर बॉडी का हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास बड़ा ही सिंपल टेक्निक होती है कि एक बॉडी है हमारे पास ये वाली, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं भी, जैसे हमने मान लिया कोई Q1 रखा है, Q2 रखा है, Q3 है ना, ऐसे हमने मान लिया कि Qn तक रखे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा,
टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे होगा भाई, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, Q1 तक। तो ये वाला तरीका हम लगाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि भाई टोटल चार्ज उस बॉडी पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो फिर उसमें हम अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।